हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आकाश। तो आज की इस वीडियो में मैं सोशल साइंस हिस्ट्री यूनिट 3 द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया चैप्टर को कंटिन्यू करूँगा। मैंने इस चैप्टर पे ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम कंप्लीट किया है। सेकेंड वीडियो में लैंड टैक्स पॉलिसीज़, थर्ड में मॉडर्न एजुकेशन, और इस वीडियो में मैं एक्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्टार्ट करूँगा। यूजुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने स्पेशली लास्ट में किया था, लाइक 1-2 वीक पहले एग्ज़ाम के। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट चालू करते हैं। अलॉन्ग विद द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आल्सो ग्रीव इन इंडिया। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छा होने लग गया था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन फैल रहा था, उसी के साथ प्रॉब्लम्स भी आने लगे। इन ऑर्डर टू एलिविएट, भी एलिविएट का मतलब क्या है? एलिविएट का मतलब है टू लेसन द डिस्ट्रेस। तो ये डिक्शनरी का मीनिंग है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको कम करने के लिए रिफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इम्पॉर्टेंट। अब जो ये प्रॉब्लम है उसे कम करने के लिए रिफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। अब आपको ऐसे थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जो आपने कभी कम ही सुना होगा। सोशल साइंस में यूजुअली ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ो तो अपने साथ एक डिक्शनरी रख लो और ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें मार्क्स करके उनके मीनिंग्स देख लो और टेक्स्ट बुक में ही उनके मीनिंग्स लिख लो, ताकि आप जब टेक्स्ट बुक में वो पढ़ दो वो पार्ट तो आपको उसका मीनिंग पता चल जाए। और ऐसे जो वर्ड्स होते हैं एलिवेट जैसे जो वर्ड्स होते हैं उन्हें आप अपने डेली कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना चालू कर दो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। एंड दिस रिफॉर्मेशंस नीडेड टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ इंडियंस। अब ये रिफॉर्मेशन जो चाहिए वो भाई इंडियंस के फ़ायदे में भी होना चाहिए, इंडियंस के डिमांड के थ्रू होना चाहिए। The British attempted to create different rules in the form of laws and tried to implement them. उन्होंने different rules बनाए फॉर्म ऑफ लॉ, उन्होंने लॉ बनाया और फिर इम्प्लीमेंट किया। These types of laws helped the evolution of constitution in India. अब यही जो है जो लॉस वो बनाते गए वही इवॉल्व हो के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये पढ़े लोग हम लोग। तो लॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हमारे ऊपर तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल टाइम पे नहीं था, एक टाइम पे नहीं था। तो वो टाइम पे जो पहला एक्ट आया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आया था। अब रेगुलेटिंग यानी मतलब गेन कंट्रोल, कुछ तो ऐसा किसी चीज़ के ऊपर गेन कंट्रोल करने के लिए एक्ट डाला था। किस चीज़ के ऊपर था अब हम देखेंगे। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीवानी राइट्स इन 1765 the greedy company officials misused this provision and became rich in a corrupt way. यहाँ से यहाँ तक पढ़ा मैंने। क्या होता है, जब दीवानी राइट्स दे दिया गया था ऑफिशियल्स को तो ऑफिशियल्स ग्रीडी हो गए, लालची। उन्होंने जो वो राइट्स जो था उन्हें मिसयूज़ करके वो अमीर होने लग गए, मतलब उन्होंने मिसयूज़ किया, करप्ट हो गए वो और बहुत ज़्यादा रिच हो गए। और ऐसा नहीं कि 1-2 ऑफिशियल्स कर सब लोग करके, ज़्यादातर 90% ऑफिशियल्स तो करप्ट होके पैसे कमाने लग गए थे वो करप्ट वे में। तो एडमंड बर्ग करके एक थे मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ये करप्शन जो है, उन्होंने डाला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि सब करप्शन हो रहा है इन ईस्ट इंडिया कंपनी में, डाला उन्होंने। He termed the tax payment received by the British government from the East India Company as criminal tax. अब जो टैक्स जो दे रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उसे वो कहने लगा कि वो एक क्रिमिनल टैक्स है, वो सही नहीं है। He was forced to criticize in this manner as the government remained silent to the fact of corruption among the company officials, क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते, उनको निकाल नहीं सकते, इज्जत चला जाएगा। जो ऑफिशियल्स जो है, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है वो ब्रिटिश ही है, इंडियंस नहीं है, तो उन्हें चुप रहना पड़ा इस वजह से। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स हैड बिकम सुपर रिच। ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लिया, वो तो अमीर ज़्यादा ही बन गए। एंड दी मैनी इंग्लैंड फियर्ड दैट दीज पीपल में अपसेट दी वेरी पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ इंग्लैंड। अब इनके पास मनी पावर है, मनी है तो मिलिट्री भी आ जाएगा, तो वो जो है पॉलिटिकल
सर्कमस्टांसिस को चेंज कर सकते करके लोगों को डर था। तो इस रीज़न से रेगुलेटिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 1773 में। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे? फीचर ऐसे तो 5 पॉइंट है, 5 के 5 पॉइंट बाइट कर लो, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये पार्ट से क्वेश्चन आने का जो चांस है वो 90%। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन तो आता ही है, 1, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क का भी आता है कभी कभार एक्सप्लेन करके। अब ये फीचर्स भी लिखना पड़ता है, तो सारे के फीचर्स वगैरह सब ऐड कर लो। 2 वीक पहले कर दोगे तो फ्रेश रहेगा, ऐसे नहीं कि पहले भी नहीं पढ़ना है, पढ़ते रहना है। तो बढ़ते हैं मेन फीचर्स। पहला, बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट देयर वेर 3 प्रेसिडेंसीज अंडर ब्रिटिश रूल। दे आर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ऑल 3 वेर इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। Under regulating act, the Bengal presidency gained control over the other 2 presidencies. अब हमको पता है कि ब्रिटिश के 3 प्रेसिडेंसीज थे इंडिया में, एक तो था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। अब बंगाल जो है उन्होंने कंट्रोल गेन किया मद्रास और बॉम्बे के ऊपर। बंगाल का राज चलता था अभी तो इसकी उससे क्या हुआ, द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंसीज। अब जो गवर्नर जो था बंगाल का, सिर्फ बंगाल का, वो बन गया गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसीज का, इंक्लूडिंग मद्रास एंड बॉम्बे। तीनों प्रेसिडेंसीज का वो गवर्नर जनरल बन गया। द गवर्नर जनरल वॉज ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट एक्साइज कंट्रोल एंड टू सुपरवाइज ओवर द अदर 2 प्रेसिडेंसी। अब गवर्नर जनरल के पास क्या अथॉरिटी थी कि वो एक तो डायरेक्ट कर सकता है कि ये करो, वो करो, कुछ भी करो, जो मर्जी करो। फिर वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता था कि मतलब ये इस ऑफिशियल को सस्पेंड करो या ऐसा कुछ। एंड सुपरवाइज कर सकता, वो जाके देख सकता था कि हाँ काम ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहाँ पे? बाकी 2 प्रेसिडेंसीज कौन से? बंगाल छोड़ के मद्रास और बॉम्बे। The Bombay and Madras presidencies could not declare war on anyone or enter into peace agreements without prior approval of the Governor General of Bengal Presidency and the Board of Directors of the company. Only during acute emergencies they were entitled to act independently. अब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज जो थे, अगर उनको किसी पे वॉर करना है, इफ़ दे वांट टू डिक्लेयर अ वॉर और एंटर इनटू एनी पीस एग्रीमेंट्स, वॉर करेंगे जब पावर है, जब नहीं है तो पीस एग्रीमेंट में घुसेंगे। अब इन दोनों के लिए उनको बंगाल प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर जनरल थे उनका जो है अप्रूवल चाहिए था। उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बोर्ड होता था जहाँ पे 3, 4, 5, 6 कितने भी होंगे वो टाइम पे डायरेक्टर्स रहते थे। वो जो है उनका जो अप्रूवल था वो मैंडेटरी था। According to this act, Supreme Court of Judicature was established in Calcutta. In the Central Court, 1 Chief Justice and 3 ordinary judges were there. अब सुप्रीम कोर्ट बन गया था कलकत्ता में। अब वहाँ पे एक चीफ जस्टिस जज रहते थे और फिर 3 सादे जजेस होते थे। उनमें से बड़े तो चीफ जस्टिस होंगे। चीफ नाम में है तो मतलब बड़े ही होंगे ना, क्या यार तुम भी। Like this, as the name of regulating act suggests, the act was aimed at regulating the company affairs and its administration in India. इसी के साथ होता है रेगुलेटिंग एक्ट ख़त्म। अब आता है पिट्स इंडिया एक्ट। अभी रेगुलेटिंग एक्ट हो गया 1773 में। अब 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट क्यों? थोड़ा सब्र करते। अब क्यों नहीं सब्र किया उसकी बारी देखते, क्यों सब्र नहीं किया, क्या ऐसा आ गया तो देखते हैं। देयर वेर मैनी इनकन्सिस्टेंसीज इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई देम and also clearly outline the powers of the East India Company and the British government, Pitt's India Act was implemented. The government of England restricted the powers of the East India Company. अब यहाँ पे देखो, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 में। 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो बच गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट में उनको डालना चाहिए था, नहीं डाले गए थे। बहुत सारे ऊपर नीचे जो बातें हो गई थी उन्हें करेक्ट करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने पावर्स रेस्ट्रिक्ट कर दिए। वो अपना पावर्स, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर्स थे
वो अब नहीं यूज़ कर सकते थे क्योंकि इंग्लैंड ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अब नहीं कर सकते। A new institution named Board of Controllers consisting of 6 commissioners। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स के बारे में नहीं बताया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में ये बताया गया कि 6 कमिश्नर्स थे। तो याद तो रखना पड़ेगा, दिया गया है स्पेसिफिकली, याद तो रखना पड़ेगा। नाउ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स रिप्लेस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने देखा BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था रेगुलेटिंग एक्ट में, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC मत लिखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स फुल फॉर्म लिखना। रिप्लेस्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी जगह पे ये आ गया। दिस बोर्ड हैड पावर्स टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इश्यूज रिलेटेड टू लैंड टैक्स, मिलिट्री एंड सिविल एरियाज। अब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे वो कंट्रोल क्या क्या कर सकते थे, लैंड टैक्स, मिलिट्री, सिविल एरियाज जैसे सिविल सर्विसेज, आर्मी वगैरह, पुलिस। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्लेस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही 2 बार दिया है, कोई टेंशन नहीं, आगे जाएंगे। दिस एक्ट डिक्लेयर्ड दैट द इंडियंस हैव अटेन्ड their paramount power in the name of British Empire only, but not on their own। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे MCQ में हम लोग को दिया जाता है। तो द इंडियंस हैव अटेन्ड देयर पैरामाउंट पावर नेम ऑफ ब्रिटिश ओनली बट नॉट, तो ये कौन सा एक्ट डिक्लेयर कर दिया, तो ये डिक्लेयर किया पिट्स इंडिया एक्ट ने अपने ही मर्जी से, हमारे तो कुछ पूछा ही नहीं, हम पे ही बोल रहे क्या यार। एंड curtailed the political rights of India conclusively। It declared that the areas under the possession of East India Company are the integral part of British Empire। अब क्या हो गया, it declared that the areas under possession of East India Company are the integral part of British Empire। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो थे एरियाज वो ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट हो गए। Hence, the government of England is ultimate ruler of India। अब मोर देन 99% तो था उनके पास इंडिया का, थोड़े बहुत राजा यहाँ वहाँ थे, तो मतलब अल्टीमेटली पूरा इंडिया उनके अंडर ही आ गया था। और इसी के साथ पिट्स इंडिया एक्ट भी ख़त्म। अब चालू होता है चार्टर एक्ट्स। द मेन एम ऑफ चार्टर एक्ट्स वॉज टू रिन्यू द लाइसेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब लाइसेंस जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो जो क्वीन एलिजाबेथ ने साइन किया था स्टार्टिंग में, हाँ वही याद आ गया ना, फर्स्ट लेसन वही, तो उसे रिन्यू तो करना पड़ेगा। तो उस रिन्यूअल के लिए द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813, 1833, 1853 वेर इम्प्लीमेंटेड टू अचीव दिस एम। एम कुछ नहीं, सिर्फ चार्टर एक्ट जो है उसका एम क्या है, हम लोग को रिन्यू करना है लाइसेंस, किसको, EIC को। As and when the charter were implemented once in 20 years, the new rulers and regulations found fit by the British government was included in these acts। अब ये जो है 20-20 साल में 93, 13, 33, 53 20-20 साल में एक बार आ रहे थे, तो नए नए रूल्स और रेगुलेशंस भी आ रहे थे और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें मान भी रही थी। Among these, the Charter Acts of 1813 and 1833 are important for many reasons। अब इनमें से 1813 और 33 इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबको याद रखना है 1813, 1833 दो ही नहीं 4 थे, 1793, 1813, 1833, 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इम्पोर्टेंट है, खुद ही दे दिया उन्होंने, आर इम्पोर्टेंट, तो पढ़ना है। This act licensed the East India Company to stay for another 20 years in India। तो रिन्यू किया 20 years के लिए। Before the implementation of this act, a demand to allow any interested person to carry out trade in India was there। This act allowed this demand and authorized all interested persons to carry out trade in India। With this act, the free trade era started in India। अब इस एक्ट में क्या हो गया था कि उन्होंने डिमांड किया कि सारे जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स है, जिन्हें भी इंटरेस्टेड है ट्रेड कैरी करने के लिए इंडिया में, उनको अलाउ किया गया था। फ्री ट्रेड एरा स्टार्ट हुआ इंडिया में। अ न्यू एरा ऑफ लाइसेंस एंड ऑथराइजेशन स्टार्टेड। अ न्यू एरा ऑफ
license and authorization started. The board of directors was vested with the powers to appoint the governor general and commander in chief. अब यहाँ पे वापस आ गए बीओडी। वो क्या करते थे, वो बुलाते थे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को, वो इलेक्ट करते थे। The churches were allowed to enter India officially. The Christian missionaries were directed to enrich the knowledge of Indians and also enhance the moral and spiritual life of Indians. Many Christian missionaries started arriving in India. The expansion of Christianity and English education started taking place. अब इंडिया में ऑफिशियली चर्चेस आ गए थे, क्रिश्चियंस भी आ गए थे। क्रिश्चियंस तो वो खुद थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। तो इसी के साथ चार्टर एक्ट जो था, इन सारे डेवलपमेंट्स, ये 4 डेवलपमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था और अभी इम्पोर्टेंट भी है। अब चार्टर एक्ट 1833। दिस एक्ट एम्ड एट इम्प्रूविंग द सिचुएशन इन इंडिया। अब ये एक्ट का क्या एम था कि मतलब इंडिया का जो करंट सिचुएशन है उनको सुधार करे, लेकिन पैसे नहीं छोड़ेंगे, पैसे चाहिए उनको। इट आल्सो लाइसेंस ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिमेन इन इंडिया फॉर अनदर 20 years. The main aspect of this acts are: the Governor General of Bengal was named as the Governor General of India. पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही जो गवर्नर जनरल बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। The Governor General was vested with powers to direct, control and supervise all trade in India. अब गवर्नर जनरल डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और सुपरवाइज भी कर सकता है ट्रेड, इंडिया में होने वाले सारे ट्रेड को। The central government of Bengal had the final right to decide on issues like war, peace and diplomatic relationship with the princely states of India. अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बंगाल गवर्नर जनरल या फिर कुछ भी कह लो, बहुत कुछ है, वो जो थे उनका फाइनल डिसीजन चलता था कि वॉर करना है नहीं करना है, पीस मेंटेन करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखना है नहीं रखना है, क्या करना है, सब उन्हीं के ऊपर था। किसके साथ? प्रिंसली स्टेट्स के साथ। द गवर्नर जनरल वॉज मैंडेटेड टू पुट हिज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स इन राइटिंग वेन एवर ही डिफर्ड विद द मेजॉरिटी ओपिनियन। अब जो गवर्नर जनरल का जो ये था, वोट था, अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो नहीं आया, जो मेजॉरिटी है, तो वो लिखता था, उनको लिख के देना पड़ता था कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी है। उसके बाद द एक्ट बैड एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, बर्थ, स्किन कलर। अब ये एक्ट से 1833 एक्ट से डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे बंद कर दिया। द गवर्नर जनरल वॉज मैंडेटेड टू अपॉइंट अ लॉ प्रोफेशनल एज मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब कमेटी में एक लॉ प्रोफेशनल भी होना चाहिए, ये जो है मैंडेटरी हो गया था कि गवर्नर जनरल को एक लॉ प्रोफेशनल रखना ही है उसके कमेटी में। 7th पॉइंट, ऑल ब्रिटिश कंपनीज वर अलाउड टू हैव ट्रेड रिलेशनशिप इन इंडिया। सारे के सारे ब्रिटिश कंपनीज, अब EIC तो था, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज आ गए थे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 थ्रोज मोर लाइट ऑन द इंटरनल सिचुएशन ऑफ इंडिया and also the various political developments present in England during 1830s. इसी के साथ चार्टर एक्ट खत्म होता है। इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो भी एक्ट्स है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ और 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें से ऑल ही दबाना, कुछ नहीं दबाना, ऑल दबाना है। तो फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे अगली वीडियो की, वो वीडियो भी देख लेना। तो थैंक यू।